नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन ब्रेन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अर्थमेटिक का तीसरा वीडियो लेके आए जिसमें हम टॉप 5 क्वेश्चन कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम अर्थमेटिक के 5 क्वेश्चन और करेंगे। तो आप यहां पर इस वीडियो के साथ बने रहें क्योंकि हम इस सेशन में सभी प्रकार के क्वेश्चनों को शामिल करेंगे, मतलब अलग अलग टाइप के 5 क्वेश्चन रहेंगे। तो आइए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है मिश्रण का। क्वेश्चन दिया है कि दो बर्तनों ए और बी में अम्ल और पानी का अनुपात 4:3 है। ये क्वेश्चन और बात 2:3 है। मतलब दो बर्तन हैं ए और बी, एक में अम्ल और पानी का अनुपात 4:3 है और दूसरे बर्तन में 2:3 है। अब इन दोनों बर्तनों को किस अनुपात में मिलाया जाए। एक तीसरे बर्तन में, दोनों बर्तनों से में जो मिश्रण है उसको तीसरे बर्तन में डाल रहे हैं, तो उनको किस अनुपात में डालें ताकि तीसरे बर्तन में जो नया मिश्रण बने उसमें आधा अम्ल हो और आधा पानी हो। आधा अम्ल और आधा पानी से मतलब ये कि जितना अम्ल हो उतना ही पानी हो। ठीक है, तो ये बात आप समझिए। जैसे इसको हम बेसिक मेथड से देखें कि जैसे एक बर्तन आपका ए है, आपका ये ए बर्तन है और ये आपका बी बर्तन है। ठीक है, इसमें अम्ल है तो अम्ल और पानी है। ठीक है, बर्तन ए में अम्ल और पानी है, क्या है 4:3 के अनुपात में इसमें अम्ल है और पानी है, और इसमें भी अम्ल और पानी है। तो इसमें अम्ल और जो पानी का रेशियो है वो 2:3 है। ठीक है, तो इन दोनों बर्तनों में इसमें भी अम्ल और पानी है और इसमें भी अम्ल और पानी है, लेकिन इसमें जो रेशियो है वो 4:3 है। 4 यूनिट अम्ल है और 5 और इसमें 2:3 है। ठीक है, तो ये बात समझ गए। अब आपको प्रश्न में ये कहा गया है कि आप इस मिश्रण से कुछ हिस्सा लीजिए, मतलब कुछ मात्रा मिश्रण की इससे लीजिए और कुछ मात्रा इस वाले मिश्रण से लीजिए, और उन दोनों मात्राओं को मिलाने पर जो नया मिश्रण बने उसमें जो अनुपात हो अम्ल और पानी का 1:1 हो, मतलब आधा अम्ल हो और आधा पानी हो। प्रश्न ये पूछ रहा है। तो प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि इससे कितने यूनिट लिया गया और इससे कितने यूनिट लिए गए, उन दोनों का रेशियो आपको बताना। ठीक है, तो इसको करने की एक शॉर्ट ट्रिक तो ये है, तो लेकिन इसको पहले हम बेसिक समझते फिर इसकी हम शॉर्ट समझेंगे। तो यहाँ पर आप ध्यान दें कि इससे कुछ हिस्सा लिया गया होगा, तो हम मान लेते हैं कि इससे x हिस्सा लिया गया, मतलब x लीटर या x यूनिट मान लेते हैं कि x यूनिट इससे लिया गया और इससे मान लो y यूनिट इससे आपने क्या लिया है, मिश्रण लिया। x यूनिट इससे और y यूनिट इससे लिया। ठीक है, अब आप यहाँ पर ध्यान दें, अगर x यूनिट इससे लेंगे तो जो मिश्रण निकलेगा वो भी 4:3 के अनुपात में ही निकलेगा। मतलब x यूनिट को, मतलब जो x हिस्सा लिया है उसको 4 और 3 के अनुपात में हम बांट लेते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दें कि कुल यूनिट कितने हैं 7, और यहाँ पर कुल मिश्रण हमने 7 माना है, तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर x/7 हो जाएगी। ये बात आप समझ गए होंगे, क्योंकि 4 और 3 7 और 7 यूनिट को हमने x माना, मतलब जितना निकाल रहे हैं उसको x माना है, तो 1 यूनिट की वैल्यू x/7। मतलब 4 यूनिट अम्ल है तो मतलब इतना अम्ल निकलेगा। ठीक है, इतना क्या निकलेगा, अम्ल निकलेगा। और उसके बाद अगर आप पानी की बात करें तो 1 यूनिट की वैल्यू x/7 है, तो पानी 3 यूनिट है तो इतना पानी निकलेगा। ठीक है, तो ये बात समझ गए। यहाँ पर आप ध्यान दें कि यहाँ से हमने कितना y यूनिट निकाला है। अगर y यूनिट निकाला है तो हम इस रेशियो से 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, 2 और 3 5 यूनिट, मतलब जो y यूनिट जो मिश्रण निकला वो भी 2:3 के अनुपात में निकलेगा। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, y/5 हो जाएगी। तो जो निकला है वो भी 2:3 के अनुपात में है, तो 2 यूनिट क्या है यहाँ पर अम्ल है और y/5 1 यूनिट ये, और 3 यूनिट आपका क्या है पानी। तो ये आपका पानी है और ये आपका अम्ल है। अब प्रश्न ये कह रहा है कि जो निकाला गया वो हिस्सा ये है और ये है। अब इन दोनों को मिला दिया गया और मिलाने के बाद प्रश्न ये कह रहा है कि आधा अम्ल है और आधा पानी, मतलब पानी और अम्ल की मात्रा बराबर है। मतलब अगर हम अम्ल और ये अम्ल है इन दोनों को जोड़ें और ये पानी को जोड़ें तो इन दोनों का योग जो बराबर रहेगा, क्योंकि अम्ल और पानी की मात्रा तीसरे मिश्रण में बराबर है। तो हम इसको बराबर कर देते हैं और x/y का मान निकाल लेंगे, निकल जाएगा। जैसे x/7 × 4 है, इसमें क्या जोड़ना, ये अम्ल और ये अम्ल जोड़ना। तो यहाँ पर ये क्या है 4x, आपको दिख रहा है ये 4x/7, ये आपने जोड़ा, प्लस अम्ल इधर से जोड़ लिया। अब इधर अम्ल क्या 2/5, 2y/5, तो ये अम्ल हो गया। ठीक, तो ये अम्ल जुड़ गया। और अम्ल की टोटल जो अम्ल है वो पानी के बराबर है, तो यहाँ पर 3x/7 इसका पानी है, 3x/7 इसका पानी, प्लस इसमें पानी कितना है 3y/5, 3y/5। ठीक,
तो ये हमको प्रश्न में ही दिया है कि जो टोटल अम्ल है और टोटल पानी है वो तीसरे मिश्रण में बराबर है, उनका अनुपात 1:1। अब यहाँ से x और अनुपात y का मान आपको निकालना है। तो x वालों को एक तरफ कर दो, y वालों को एक तरफ कर दो, ठीक है। तो ये 4x है और ये क्या है 3x/7 और 4x/7, ये 3x/7 इधर आएगा तो 4 में से 3 जाएगा क्योंकि यहाँ पर हर में तो 7 है इसलिए डायरेक्ट हट जाएगा, तो x/7 बचेगा। तो यहाँ क्या बचा आपका x/7। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ 3y/5 है और यहाँ पर 2y/5 है, ठीक है। 3y/5 और 2y/5, तो 2y/5 उस तरफ जाएगा तो आपका बचेगा y/5। तो ये आपका y/5। अब आपको x अनुपात y अनुपात निकालना, तो x को इधर ले आओ, y को इधर ले आओ, तो x/y और ये हो जाएगा आपका 7/5। तो इस प्रकार जो रेशियो आया आपका वो 7:5 है। तो इसका आंसर आपका क्या है 7:5, ऑप्शन नंबर ए। तो ये तो बेसिक मेथड थी, लेकिन उसको एक टेक्निक से भी हल किया जा सकता। तो आइए हम उस टेक्निक क्या है। टेक्निक ये है कि जैसे आपको दो मिश्रण दिए हैं ए और बी, क्या दिए हैं, दो मिश्रण दिए हैं आपको ए और बी, और ए और बी में आप जानते हैं कि एक मिश्रण आपको ए दिया है, ये वाला मिश्रण, इसमें 4:3 का अनुपात है, किसका, अम्ल और पानी का, ठीक है। और आपका दूसरा मिश्रण है जिसमें अनुपात दिया 2:3, इसमें भी अम्ल और पानी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसमें एलिगेशन मेथड लगाते हैं। एलिगेशन मेथड कैसे, कि जैसे यहाँ पर ये अम्ल दिया है और यहाँ पर भी ये अम्ल है, यहाँ पर कितनी यूनिट अम्ल है, 4 यूनिट अम्ल है। टोटल 7 यूनिट में से कितना अम्ल है, 4 यूनिट अम्ल है। तो यहाँ पर अम्ल का हम हिस्सा निकाल लेते हैं। तो टोटल 4 यूनिट है, कितना है, टोटल 4 यूनिट है 7 में से। तो यहाँ पर अम्ल का हिस्सा अब आप इसमें से भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर अम्ल कितना, 2 यूनिट है टोटल 5 हिस्से में से, ठीक है। इस मिश्रण से हमने अम्ल का हिस्सा निकाल लिया, इस मिश्रण से हमने अम्ल का हिस्सा निकाल लिया। अब यहाँ पर जो परिणामी मिश्रण, मतलब दोनों मिश्रणों को मिलाने से जो मिश्रण बना है उसमें अम्ल का हिस्सा निकाल लेते हैं। तो उसमें तो हमको पता है कि आधा अम्ल है और आधा पानी, मतलब उनका अनुपात 1:1 है। कितना है, 1:1 है। तो उसमें अम्ल का हिस्सा 1, टोटल 2 में से, तो 1 होगा टोटल 2 में से। अब इसमें आप एलिगेशन मेथड लगा दें तो यहाँ पर आपका जो बर्तन ए से अम्ल का हिस्सा निकला है और ये बर्तन बी उससे अम्ल का हिस्सा निकला है, उनका अनुपात निकल आएगा। मतलब ए से हमने कितने हिस्से मिश्रण लिया और बी से कितने हिस्से मिश्रण लिया, उन सब का अनुपात यहाँ पर आपका निकल जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दें कि इसको पहले तो इनके जो बटे में है उनको बराबर कर लेते हैं। तो 7 और 5 और 2 इनका एलसीएम ले लेते हैं, तो क्या आएगा, 70 आएगा। तो 70 से आप इसमें गुणा कर दो, 70 एलसीएम आया। 70 का आप इसमें गुणा कर दो, 70 का आप इसमें गुणा कर दो, ठीक है। तो 7 धाम 70, ये तो आपका हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 14 दूनी 28 ये हो जाएगा और आपका ये हो जाएगा 35। अब इनका रेशियो निकाल लो। तो यहाँ पर ये घटाएंगे तो 5 बचेगा, यहाँ पर ये घटाएंगे 7 बचेगा। तो ये आपका आंसर 7:5। तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये दूसरे नंबर का क्वेश्चन आपके सामने, हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। लाभ हानि का क्वेश्चन में दिया है कि सरता एक फ़ोन 20% लाभ पर बेचती है। यदि उसने 20% कम दाम में खरीदा होता और 180 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 25% लाभ होता। तो आपको फ़ोन का क्रय मूल्य बताना है। तो यहाँ पर आप ध्यान दें कि सरिता एक फ़ोन 20% लाभ पर बेचती, मतलब उसका कॉस्ट प्राइस क्या है, 100 रुपये होगा। कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 100 रुपये होगा, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस 20% लाभ मतलब 120 रुपये में उसने बेचा होगा, ठीक है। ये तो इनका रेशियो आ गया। अब इसके बाद क्वेश्चन में अगली कंडीशन दी है कि यदि उसने 80% कम दाम में खरीदा होता। तो पहले कॉस्ट प्राइस ये था, लेकिन अब इससे 20% कम दाम में खरीदा होता, मतलब 80% में खरीदा होता। तो 100 का 80% 80 हो गया, ठीक है। 80% में खरीदा होता और उसके बाद क्या दिया है, और 180 रुपये कम में बेचा होता तो उसको कितना लाभ होता, 25% लाभ होता, ठीक है। तो 180 कम रुपये में बेचा होता। तो यहाँ पर पहली कंडीशन में लाभ कितना हो रहा है, 20% हो रहा है। यहाँ पर कितना परसेंट हो रहा है लाभ, 20% हो रहा है। और यहाँ पर लाभ कितना हो रहा है, यहाँ पर लाभ हो रहा है 25%, है ना, ठीक है। तो 25% की फ्रिक्शन वैल्यू 1/4। तो 1/4 मतलब 80 का 1/4 क्या होता है, 80 का 1/4 20 होता है, मतलब 20 रुपये का लाभ। तो यहाँ पर कितना हो रहा है, टोटल 100 रुपये का उसका कॉस्ट प्राइस हो रहा होगा। क्वेश्चन में आपको दिया था कि यदि 20% लाभ पर बेचती है सरिता एक फ़ोन को, तो ये होता अगर वो क्या करे कि उस फ़ोन को 20% कम दाम में खरीदे और 180 रुपये कम में बेचे तो उसको 25% लाभ होता है। तो ठीक है, तो हमने उसके आधार पर ये पूरा रेशियो तैयार कर लिया।
तो यहाँ पर ये सेलिंग प्राइस है, ठीक है, और ये इसकी भी सेलिंग प्राइस है। तो प्रश्न में दिया है कि 180 रुपये कम में बेचा होता, तो मतलब पहले जो बेचा था उससे ये 100 कितना है, 180 कम है, और बेचा कितना कम है, 20 कम है, मतलब 20 यूनिट बराबर आपका क्या आ रहा है, 180 रुपये आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आप 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 9, 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9। अब पूछा क्या है कि फ़ोन का क्रय मूल्य बताइए, तो फ़ोन का क्रय मूल्य तो ये है 100 है, तो 100 यूनिट है, तो अगर 9 1 यूनिट बराबर 9, तो 100 यूनिट बराबर आपका आंसर क्या जाएगा, 900 रुपये। तो इस प्रकार आप फ़ोन का क्रय मूल्य पता कर सकते हैं। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए प्रश्न नंबर 3 है आपके सामने, समय और कार्य का। क्वेश्चन में दिया है कि एक किसी कार्य को करने में 20 से 5 दिन कम समय लेता है, 20 से 5 दिन कम समय लेता है। यदि दोनों मिलकर इस कार्य को 11 से ही 1/9 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो बी अकेले इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो यहाँ पर ध्यान दें कि यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन में दिया है कि एक किसी कार्य को करने में 20 से 5 दिन कम समय लेता है। पूछा क्या है, बी अकेले इस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो हम इसको एलसीएम मेथड से तो कर नहीं सकते, तो यहाँ पर ध्यान दें कि बी अकेले इस कार्य को कितने दिन में करेगा ये पूछा है, तो हम मान लेते हैं कि बी अकेले इस कार्य को x दिन में करेगा। तो ए कितने दिन में करेगा, तो यहाँ पर क्या दिया है कि ए किसी कार्य को करने में 20 से 5 दिन कम लेता है, 20 से 5 दिन कम लेता है, तो ये इससे 5 दिन कम लेगा, मतलब x माइनस 5 दिन ये लेगा। तो ये हमको पता चल गया कि बी x दिन में कार्य करता है, तो ए x माइनस 5 दिन में कार्य करेगा, क्योंकि प्रश्न में दिया है कि ए किसी कार्य को करने में 20 से 5 दिन कम समय लेता है, ठीक है। अब इसके बाद दिया है कि दोनों मिलकर उस कार्य को 11 से ही 1/9 दिन में करते हैं। अब आप यहाँ पर जानते हैं कि यदि दोनों मिलकर कार्य करेंगे तो इसका 1 दिन का कार्य हम निकालेंगे, तो इसके 1 दिन का कार्य आएगा 1 क्या आएगा, 1/x माइनस 5। इसके 1 दिन का कार्य 1/x माइनस 5, और इसके 1 दिन का कार्य आएगा बी के 1/x, ठीक है, और +1। तो दोनों मिलकर कार्य कर रहे हैं, तो दोनों के 1 दिन कार्य का जोड़ देंगे, तो टोटल 1 दिन का कार्य निकल आएगा दोनों का, और दोनों इस कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं, 11 से ही 1/9 दिन में, ठीक है। इसको हम सही भिन्न में तोड़ते हैं, 11 नाम 99 और 100, तो ये आएगा आपका 100/9 दिन में ये करेंगे। अगर 100/9 दिन में ये कार्य करेंगे तो 1 दिन में दोनों मिलकर यहाँ से कितने करेंगे, तो इसका उल्टा कर दूँ, मतलब जो समय दिया रहता यदि उसको उल्टा व्युत्क्रम कर दें तो वो क्षमता निकल जाती या 1 दिन का कार्य निकल जाता। तो 1 दिन का कार्य तो ये निकला, हमने माना उसके आधार पर, और दिया उसके आधार पर 1 दिन का कार्य क्या हो जाएगा, 9/100, क्या हो जाएगा, 9/100। अब आपके सामने जो इक्वेशन बन रही है, इस इक्वेशन को हल करके आप आंसर निकाल सकते हैं। अब इसको हल करेंगे तो यहाँ पर ध्यान दें, अगर आप इसको हल करेंगे तो एक वर्ग समीकरण बनेगा और प्रक्रिया लंबी हो जाएगी। इसलिए आपको यहाँ से क्या करना, आपको ऑप्शन कलेक्ट करना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें फिट बैठ रहा है। x का मान हम चाहिए, x का मान हमने क्या माना, b, तो b का मान ही चाहिए, और ऑप्शन में b का मान दिया होगा, तो bx माना तो x का मान दिया होगा, तो x का मान हम एक एक करके रखते हैं। तो पहले x बराबर हम यहाँ पर क्या रख के देखते हैं, x बराबर 15 रख कर देखते हैं, कितना, x बराबर हमने यहाँ पर 15 रखा, तो यहाँ पर 1/15 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर 1/10 हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो इनका एलसीएम कितना आएगा, 30, तो 10 3 और 2 5, 5/30 आ जाएगा, और 1/6 हो जाएगा। तो 1/6 नहीं, हमको 9/100 चाहिए, मतलब x बराबर 15 आपका आंसर नहीं है। अब x बराबर 20 पे चेक करते हैं, तो 20 रखेंगे तो यहाँ पर 20 आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा, 15 आएगा, और 20 और 15 का अगर एलसीएम लेंगे तो 60 आएगा, क्या आएगा, 60 आएगा, मतलब एलसीएम 100 आना चाहिए। तो हमारा 20 वाला भी ऑप्शन गलत हो सकता है। इसके बाद हम अगला देखते हैं, x बराबर 25 रखते हैं, तो x बराबर आप 25 रखेंगे तो यहाँ पर x माइनस 5 बराबर आपका 20 होगा। तो इन दोनों का एलसीएम क्या होता है, 20 और 25 का एलसीएम होता है 100, तो 20 पंजे 100, तो 5 का उधर गुणा हो जाएगा, 25 चौको 100, तो 4 का इधर गुणा हो जाएगा, तो 25 9/100 आ जाएगा। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 25 ऑप्शन नंबर सी 25, मतलब बी 25 दिन में इस कार्य को करेगा। और ए का पूछता तो कितने दिन में करता, उससे 5 दिन कम, 20 दिन में। तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो देखिए इस सेशन का चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन आपके सामने दिया है कि दो रेलगाड़ियाँ दो रेलवे स्टेशनों ए और बी से क्रमशः 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 7 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एक दूसरे की ओर चलती। तो यहाँ पर ध्यान दें कि दो रेलवे स्टेशन हैं, एक तो ए है आपका और दूसरा आपका बी है। तो दो रेलगाड़ी, एक ए से चलना स्टार्ट करती और एक बी से एक दूसरे की ओर चलना स्टार्ट करती। तो ए से जो रेलगाड़ी चल रही है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से है और दूसरी रेलगाड़ी आपकी 60 किलोमीटर
प्रति घंटे की रफ्तार से एक दूसरे की ओर आ रही हैं। ठीक है, अब इसके बाद आपको दिया है एक दूसरे की ओर आ रही, उनके मिलने के बाद मतलब दोनों मिलती हैं, एक दूसरे मिलने के बाद दूसरी रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी से 120 किलोमीटर की दूरी ज़्यादा तय करती है। तो आपको ये बताना है कि दोनों बिंदुओं या दोनों स्टेशनों ए और बी के बीच की कुल दूरी क्या है। तो यहाँ पर आप ध्यान दें कि बी से जो रेलगाड़ी चल रही है वो 60 की स्पीड से जा रही है और ए से जो रेलगाड़ी चल रही है वो 50 की स्पीड से जा रही है। तो जो 60 की स्पीड से जा रही है वो 120 किलोमीटर ज़्यादा चलती है जो 50 की स्पीड जा रही है उसकी तुलना में। ठीक है, अब यहाँ पर मान लो कि वो बिंदु एक बिंदु सी पर वो दोनों मिलती हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये यहाँ तक की दूरी तय की होगी इसने, ठीक है, और इसने यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय की होगी बी ने इतनी दूरी तय की और ए ने इतनी दूरी तय की और सी पर वो दोनों मिल गई। अब यहाँ पर आपको एक कॉन्सेप्ट समझना है कि बी से सी तक आने में और ए से सी तक आने में, मतलब बी से सी तक आने में जो 60 किलोमीटर प्रति घंटा वाली रेलगाड़ी है उसको जितना समय लगा होगा उतना ही समय ए से सी तक आने में जो 50 किलोमीटर प्रति घंटा वाली रेलगाड़ी है उसको लगा होगा, क्योंकि दोनों समान समय में भिन्न भिन्न दूरी तय करती हैं। समान समय है और भिन्न भिन्न दूरी तय करती हैं। जब दोनों एक दूसरे से मिलेंगी तो जो दूरी तय करेंगी वो तो कम ज़्यादा होगी लेकिन उनको समय समान लगेगा। अब यहाँ पर ध्यान दें, यदि समय समान है, क्या है, तो अगर समय समान है तो उनके द्वारा तय की गई जो दूरी और उनकी चालों का अनुपात समानुपात में होगा। मतलब उनकी जो चालों का अनुपात होगा वही उनके द्वारा तय की गई दूरी का अनुपात होगा। तो यहाँ पर ध्यान दें, तो जो फर्स्ट रेलगाड़ी है उसकी चाल कितनी है, 50 है, और जो सेकंड रेलगाड़ी उसकी चाल कितनी, 60 है। तो अगर इनका रेशियो निकालें तो 5:6 होगा और यहाँ पर समय निश्चित है तो उनकी डिस्टेंस का रेशियो भी यही होगा। डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा, 5:6। मतलब जो पहली रेलगाड़ी है वो 5 यूनिट दूरी तय करेगी और दूसरी रेलगाड़ी है वो 6 यूनिट दूरी तय करेगी। अब यहाँ पर ध्यान दें कि दोनों रेलगाड़ियों के मध्य अंतर 1 यूनिट दूरी का है और वही हमको दिया है कि 120 किलोमीटर ज़्यादा चलती है 60 किलोमीटर वाली रेलगाड़ी। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 120 किलोमीटर है तो आपको ये बताना है कि ए से बी तक की कुल दूरी कितनी है। अब यहाँ पर आप ध्यान दें कि ए से सी तक जितनी दूरी तय की गई उसको हम 5 यूनिट बोलेंगे और सी से बी या बी से सी तक जो दूरी तय की गई उसको 6 यूनिट बोलेंगे। तो टोटल कितनी, 11 यूनिट दूरी तय की गई। तो 1 यूनिट की वैल्यू 120 है तो 11 यूनिट तय की गई, तो इसमें आप 11 से गुणा कर दीजिए। तो 11 से गुणा करेंगे तो 132 और 0 मतलब 1320 किलोमीटर। 1320 किलोमीटर ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। तो देखिए इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन है आपका चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का मिक्स क्वेश्चन। क्वेश्चन को आप यहाँ पर ध्यान दें कि 20% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में 2 वर्षों का अंतर 200 रुपये है। ठीक है, मतलब 20% की दर से एक निश्चित मूलधन पर जो चक्रवृद्धि ब्याज है और जो साधारण ब्याज है उन दोनों के बीच का जो अंतर है वो 200 रुपये है। ठीक है, इसके बाद लिखा यदि ब्याज का संयोजन अर्धवार्षिक हो, मतलब अर्धवार्षिक रूप से ब्याज संयोजित हो तो 1 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दें कि चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब क्या होता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब ये होता है जैसे साधारण ब्याज में प्रत्येक वर्ष जो मूलधन उधार लिया रहता है उस पर ब्याज लगता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में प्रत्येक वर्ष जो ब्याज रहता है वो मूलधन में जुड़ जाता है और नया मूलधन बन के उस पर ब्याज लगता है, तो उसको चक्रवृद्धि ब्याज कहती है। तो यहाँ पर आप ध्यान दें कि 20% दिया है और 20% की दर से 2 वर्षों का जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो हमको पता होना चाहिए और 20% की दर से 2 वर्षों का जो साधारण ब्याज होता है वो हमको पता होना चाहिए। तो कितने प्रतिशत होता है, तो यहाँ पर आप ध्यान दें कि 20% की दर से जो 2 वर्षों का साधारण ब्याज होता है वो तो कितना होता है, 40% होता है। क्या होता है, 40% होता है, क्योंकि 1 वर्ष का जो साधारण ब्याज होता है वो 20% और जो दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज होता है वो भी 20%, तो टोटल 40% होता है। लेकिन 20% की दर से जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो क्या होता है, 44% होता है। कितना होता है, 44%। अब ये 44% आया कहाँ से, आइए हम उसको समझते हैं। तो देखिए अपन चक्रवृद्धि ब्याज की अब चर्चा करते हैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज वास्तव में होता क्या है कि चक्रवृद्धि ब्याज क्रमिक वृद्धि को दर्शाता है। क्या, क्रमिक लगातार वृद्धि प्रतिशत को दर्शाता है। तो जैसे हमको क्रमागत वृद्धि प्रतिशत अगर हम दो वर्षों का निकालते हैं तो उसका फार्मूला होता है x + y + x × y/100।
तो 2 वर्षों का जो चक्रवृद्धि ब्याज, 2 वर्षों का जो क्रमिक प्रतिशत वृद्धि होती है उसका फार्मूला ये होता है। तो यहाँ पर ध्यान दें, एक्स क्या है, पहले वर्ष में जो वृद्धि हुई तो पहले वर्ष में 20% हुई। वाई क्या है, दूसरे वर्ष में जो वृद्धि हुई वो भी 20% हुई। तो यहाँ पर इनका मान रखेंगे तो 20% और 20% तो क्या हो जाएगा, 40%। तो ये हो गया, प्लस उसके बाद x इंटू वाई, मतलब 20 का 20 में गुणा तो क्या हुआ 400 और बटे में 100, तो ये 4 बार, तो ये 44%। मतलब 2 वर्षों का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो 44% है और 2 वर्ष का साधारण ब्याज वो क्या है, 40%। तो जो 44% माइनस 40%, कुल मिलाकर जो 4% आ रहा है, क्या आ रहा है, 4% अंतर आ रहा है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का। अंतर कितना आ रहा है, 4% आ रहा है। और 4% आपको दिया है कितना, 200 रुपये। कितना दिया है, 200 रुपये आपको 4% दिया है। 4% जब 200 रुपये दिया है तो आपको ये बताना है कि यदि ब्याज वार्षिक रूप से, यदि ब्याज का संयोजन अर्धवार्षिक हो तो यहाँ पर 4% बराबर 200। ठीक है, 4% का मान आ गया 200। अब यहाँ पर हम प्रश्न में आगे देखते हैं, यदि ब्याज का संयोजन अर्धवार्षिक हो, अर्धवार्षिक मतलब जो ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज की जो गणना की जाती है वो अर्धवार्षिक रूप से की जाए, मतलब 6 महीने में ब्याज को मूलधन में जोड़कर फिर गणना की जाए। तो यहाँ पर ध्यान दें कि अगर ब्याज की दर अर्धवार्षिक होगी तो वार्षिक ब्याज की दर तो 20% है। अगर ब्याज की दर अर्धवार्षिक निकालना है तो कितनी आएगी, 10%। मतलब संयोजन जो बनेगा 6 महीने में 10% ब्याज लगेगा और अगले 6 महीने में भी 10% ब्याज लगेगा। तो टोटल मिला के 20% ब्याज लगेगा साधारण ब्याज। लेकिन अगर चक्रवृद्धि ब्याज निकाले तो 10% लगेगा। तो 10 + 10 + 10 इंटू 10/100, तो ये कट जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो, 10 और 10 20 और 1 21%। तो कुल मिला के जो 21% लगेगा वो चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा 1 वर्ष का। तो इन दोनों का अंतर ही बताना है। तो इन दोनों का अंतर कितना है, 1%। कितना है, 1%। और आप जानते हैं कि 4% अगर 200 है तो 1% बराबर 200/4 होगा और आपका आंसर आ जाएगा 50 रुपये। तो इस प्रकार आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। तो आपका आंसर क्या है, 50 रुपये 1 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है वो क्या है, 50 रुपये है। तो इसी के साथ हम इस सेशन को ख़त्म करते हैं। तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर